प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज आपके सामने जो कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास कानपुर, उत्तर प्रदेश से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये कुंडली वृष लग्न की बनी है, नवांश मिथुन का बना है और दशमांशा भी मिथुन लग्न का ही बना है। इसका अर्थ होगा कि ये एक अच्छी और सभ्य कुंडली है, व्यवस्थित और व्यवस्था देने वाली, न्यायप्रियता को दर्शाने वाली कुंडली है। जन्म हुआ है जातक का मार्गशीर्ष माह में, इस वजह से कई बार आत्मविश्वास की थोड़ी बहुत कमजोरी होगी। दक्षिणायन में पापग्रहों का बल बढ़ता है, यानी कि शनि, मंगल, राहु और केतु का। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में कभी कभी व्यवस्थाएं गड़बड़ होंगी, मतलब एक सामान्य बात होगी। ऐसा भी नहीं होगा कि व्यक्ति बिल्कुल ही उठा पटक दिया जाएगा, नहीं, बहुत ही सामान्यतया इसे बेहतरीन कहेंगे, पर थोड़ा बहुत जीवन जो है वो आपसे साहस मांगेगा। इससे पहले कि मैं कार्यक्रम शुरू करूं और बाकी की चीज़ें बताऊं, कुंडली अध्ययन क्यों आवश्यक है? ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि आपकी असफलता और आपकी सफलता के बीच में कितनी दूरी है ना। जो लक्ष्य आपने बनाया है उसमें ग्रहों का क्या भाव है, आप जिस तरीके से जीवन जी रहे हैं उसमें हमारे आचार्य क्या कहते हैं, परंपराएं जो आचार्यों की हैं उसमें आचार्य परंपरा में कौन सी बात कही गई है, कौन सी बात नहीं करने को कही गई है। और आपके जन्म के समय पे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश जो ग्रह स्वरूप होते हैं, हमारी कुंडली में उस समय बैठे थे, वो हमें किस तरीके से प्रभावित कर रहे हैं। हमारा क्रोध, हमारे मन की स्थिति, हमारी चिंताएं, हमारी उद्विग्नता, हमारी व्यग्रता, हमारा परोपकार, ये कितने कितने स्केल में कितने कितने लेवल पे बैठे हैं, है ना। आपका नैतिक तत्व कैसा है, आपकी जिम्मेदारी कैसी है, आपके मोक्ष की गति क्या है, आपका धर्म क्या कहता है, दान क्या कहता है ना, प्रवृत्ति कैसी है। इन सभी चीज़ों का जो समग्र रूप से अध्ययन होता है वो कुंडली विश्लेषण से पता चलता है। इसमें एक बात और भी समझनी है कि दुनिया में जिस तरीके से जो लोग जी रहे हैं और जो सफल लोग हैं, उन लोगों के बीच में जो अंतर है वो यही कुंडली अध्ययन से पता चल जाता है। सफल कुंडलियों में कितने धन योग बने हैं और आपकी कुंडलियों में कितने धन योग कुंडली आपकी बना के बैठी है, इन सभी चीज़ों का जो उत्तर है वो आपकी कुंडली विश्लेषण से आपको मिलता है। इस वजह से अपने जीवन में निश्चित रूप से वैदिक ज्योतिष को लेके आइए, और इसका लाभ आपको जब मिल जाएगा और मिलने लगेगा, आप इसके अध्ययन से, अपने जीवन की कुंडली के अध्ययन से जब आपको शांति मिलने लगेगी, तब आप निश्चित रूप से राजा बनेंगे। तो अपने जीवन में एक ज्योतिषी को आवश्यक रूप से रखिए। जिस तरीके से कथाएं आवश्यक हैं, संतों का सत्संग आवश्यक है, भगवान के नामों का जप आवश्यक है, वैसे ही ये मुहूर्त साधन भी अत्यंत आवश्यक है। क्लियर है? शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि के चंद्रमा, व्यवस्था में कभी कभी गड़बड़ी होगी। तीसरी बार बोल रहा हूँ, व्यवस्था। शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि के चंद्रमा मनोवांछित परिणाम को देने में कई बार व्यक्ति से अव्यवहारिकता या अनिरंतरता, ये दोनों दे सकते हैं। शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, अब जरा ध्यान से देखें तो इस पे जो आधिपत्य है वो वरुण देवता का है। तो इस वजह से व्यक्ति को जल की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। और इतना ही नहीं, अपने घर में कमल का पुष्प आवश्यक रूप से लगाना चाहिए। कमल हो जाए, गुलाब हो जाए, और घर को खूब सुंदर सजा करके रखना चाहिए। अपने वास्तु देवता यानी कि घर की सेवा खुद से करनी चाहिए। झाड़ू पोछा स्वयं से लगाएं, देवी मैया की नित्य आराधना करें, सूर्य को अर्घ्य दें, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करें, नीम के वृक्ष की पूजा करें, श्रीफल के वृक्ष की पूजा करें। ऐसा करने से ग्रहजनित दोष और जो कमज़ोर पक्ष हैं वो कुंडली के ठीक होंगे। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र ओम अद्भ्यो नमः, इस मंत्र का जप व्यक्ति को करना चाहिए। और कपास की जड़ रविवार को अपने गले में धारण करना चाहिए। लाल चंदन की माला धारण करनी चाहिए। शंख का दान करना चाहिए। चावल, मोती, सिक्के आदि का दान भी करना चाहिए। इतना ही नहीं, अगर बन पड़े तो सोमवार के दिन पीसी हुई चीनी शिव जी को अर्पित करें। साथ ही साथ शहद का सेवन और हल्दी का सेवन अपने भोजन में बढ़ाने की कोशिश करें। वृद्धि योग में जन्मा व्यक्ति शून्य से शिखर तक की यात्रा करता है। क्षत्रिय वर्ण और मनुष्य गण के होने के कारण व्यक्ति में राजस तत्व की प्रधानता है। रजस तत्व और तमस तत्व की प्रधानता से व्यक्ति के जीवन में राजसिक गुणों का
प्रभाव बढ़ता है, अच्छी चीज़ें स्वीकार करना, अच्छा भोजन करना और बहुत बेहतरीन तरीके से जीवन को जीना, पदासीन होने की इच्छा रखना, किसी भी स्थिति में अपने आप को हारता हुआ न देखना और प्रवृत्ति सदैव आगे बढ़ने की और परंपराओं को आगे बढ़ाने की होती है। व्यक्ति चाहे कितने ही ऊंचे पद पे क्यों न चला जाए, ये वर्तमान में जज हैं, ये मैं जिनकी कुंडली देख रहा हूँ ये जज हैं अभी वर्तमान में। तो क्या बात कही कि एक अच्छे पद पे जहाँ व्यक्ति जाता है, अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक IAS अधिकारी की कुंडली देखी थी और वो उत्तराखंड के थे जो अभी वर्तमान में हैं, और एक IAS की कुंडली मुझे और भी आई है जिसका वीडियो मैं आने वाले दिनों में जल्दी ही बनाऊंगा। और एक मुझे पैसा आया है जो किसी ने मुझे भेजा है, वो किसी अभिनेता के लिए कुंडली आई है, वो मैं जल्दी ही बनाने वाला हूं, तो बने रहिए। आप ये सभी कुंडलियों का अध्ययन आप लोगों को मिलता रहेगा, इसी चैनल पे मिलेगा और कभी कभी तो मैं अपने मेन चैनल पे भी डाल देता हूं। अभी मैंने हाल फिलहाल श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली भी देखी थी, उसके लिए भी मुझे किसी ने पैसे भेजे थे और इंतज़ार भी किया था। तो ऐसे ये लोग मुझ पे विश्वास करते हैं और मेरा कार्यक्रम, मेरा काम वीडियो का उन्हें अच्छा लगता है, इस वजह से ऐसी बात है। भगवान की बड़ी कृपा है और आप लोगों की बड़ी दया है, इतनी सारी चीज़ें हैं। तो कुल मिलाकर के चंद्रमा जो हैं वो पक्ष बल से कमज़ोर हैं, और चंद्रमा पक्ष बल से कमज़ोर हैं तो हमें अपने आप को नियमबद्ध रखना है। हम जिस भी लक्ष्य को पाना चाहते हैं हम उसके लिए निरंतर मेहनत करेंगे। हमारी कमज़ोरी ये हो सकती है कि हम लगातार मेहनत नहीं कर रहे। इस कुंडली में बाकी 17 हंस का लग्न बना हुआ है। लग्न के अधिपति जन्म कुंडली में स्वग्रही हैं, जो व्यक्ति के जीवन में अनुभवों के साथ विपरीत परिस्थितियों को देखते हुए और 23, 24, 25वें वर्ष के बाद जीवन में भाग्य का लाभ प्राप्त करने वाला, सरकारी क्षेत्रों में पदासीन अधिकारी होने वाला और सिंहासन पे आरूढ़ होने वाला होता है। तो जज का सिंहासन सामान्य तो होता नहीं है। शुक्र हैं, शनि स्वग्रही। जन्म कुंडली में ज़रा ध्यान से देखें तो मेरे बहुत ही नज़दीकी हैं, उन्होंने अपनी पत्नी की कुंडली मुझे दिखाई, मैं उन्हें भैया कहता हूँ। तो उन्होंने अपने मतलब पत्नी की कुंडली मुझे दिखाई और कहा कि आपकी भाभी वकील बनना चाहती हैं, जज बनना चाहती हैं, मतलब उस क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो जब मेरी फ़ोन पे बात हुई तो मैंने कहा भैया कुछ नहीं करना है, आप उनमें सिंपल सा देख लीजिए कि अगर उनकी कुंडली में गुरु और शनि का कहीं संबंध बन रहा होगा, इस वजह से उनकी रुचि इस विषय में है और उनकी पढ़ाई इस विषय में हुई होगी। मुझे नहीं पता था, पर मैंने ये बात उनको कही तो बड़े आश्चर्य में आ गए, जबकि मैंने उनसे ज्योतिष सीखा है। तो उन्होंने कहा वाह, ये तो बड़ा अच्छा सिद्धांत बता रहे हो, और ये उसकी मतलब मेरी पत्नी की कुंडली में है, तो ये बात यहाँ भी लागू होती है। गुरु बुध और सूर्य के साथ हैं, जो व्यक्ति को सुचरित्रवान बनाते हैं और इतना गंभीर नेचर का बनाते हैं कि व्यक्ति अपने न्याय से कभी भी हटता नहीं है। और शनि की दृष्टि गुरु पे है। यहाँ पे ज़रा देखेंगे, ज़रा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे शनि स्वग्रही हो रहे हैं शुक्र के साथ। दशम भाव के स्वामी तीसरे भाव में बैठे हैं, और ज़रा ध्यान से देखें तो जन्म कुंडली के पंचम भाव पे शनि की दृष्टि, जन्म कुंडली के पंचमेश शुक्र शनि के साथ बैठे हैं। छठवें भाव में चंद्रमा और बुध है, यहाँ भी छठा भाव बलवान है, यहाँ भी छठा भाव बलवान है। यहाँ पे 12वें भाव के स्वामी चतुर्थ में बैठ करके शनि मंगल का संबंध बन रहा था। चतुर्थ स्थान पे केतु, मंगल और शनि राहु, चतुर्थ स्थान पे शनि मंगल राहु केतु के कारण मन विचलित रहता है, पर व्यक्ति न्याय के क्षेत्र में 100% सफल होता है। यहाँ जरा ध्यान से देखेंगे, दशमांशा चक्र में शनि की दृष्टि गुरु पे है, लग्न चक्र में शनि की दृष्टि गुरु पे है, यहाँ पे भी गुरु का संबंध नवम भाव से, गुरु का संबंध दशम स्थान से, शनि का संबंध दशम स्थान से। तो ये जो स्थिति बन रही है, नवांश चक्र में थोड़ी कमजोर पर दशमांशा चक्र में और भी ज़्यादा बलवान। यहाँ भी वृश्चिक राशि बनी है, बुध और मंगल का परिवर्तन है, ये बहुत सामान्य नहीं है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति ने जो क्षेत्र चयन किया है और उसमें वो जितना भी आगे बढ़ना चाहता है बढ़ सकता है, पर अपने धर्म शास्त्र पे विश्वास करता हुआ। ये नहीं हमारे जज साहब जो अभी हैं, क्या नाम है, जो अभी हैं वर्तमान में, जो भी हैं, उनके जैसा ये विवादित कुछ भी बोल देना, कुछ भी टिप्पणी कर देना, मतलब क्या ही कहें। तो ऐसा कुछ भी ना हो, जहाँ व्यक्ति पद के साथ अपने पद की गरिमा को जानता हो और कभी भी किसी धर्म विशेष के ऊपर किसी प्रकार की कोई गलत टिप्पणी और बुरी टिप्पणी और बिल्कुल ही पागलपन वाली टिप्पणी ना करे। तो ऐसी स्थिति है, क्योंकि धर्म जो है वो आपको नित्य शुद्ध करने के लिए
आपके जीवन में होता है। और अपने आप को शुद्ध करें, वो स्नान होता है। जितना आपके अंदर धर्म है उतना आप पवित्र हैं, जितने धर्म से दूर हैं उतने ही आप अपवित्र हैं। धर्म मतलब आप उस हिसाब से जीवन जी रहे हैं जो हमारे वेद पुराण शास्त्र आदि ब्राह्मण आरण्य ग्रंथों में लिखे गए हैं। अन्यथा तो उनसे आप विपरीत हैं तो पतन निश्चित है, वो पागलपन होता है, पतित होता है व्यक्ति। तो कहने का अर्थ मेरा इतना है। तो व्यक्ति की कुंडली में मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक कार्यक्रम अभी बनाया नहीं है, पर अपने मेन चैनल पे एक कार्यक्रम जल्दी ही बनाने वाला हूँ। उसमें मैं ये बात कहने वाला हूँ थोड़ा समझा करके कि गुरु और शनि का संबंध जब कभी भी जन्म कुंडली के किसी भी वर्ग चार्ट में हो जाए तो कुंडली के जितने भी ग्रह होते हैं वो न्याय देने वाले हो जाते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि सारे ग्रह एक्टिव होकर के परिणाम करते हैं। मारक भी हैं जन्म कुंडली के सप्तम भाव में, गुरु बुध और सूर्य बैठे हैं, शनि से दृष्ट हैं। राहु और केतु का संबंध यहाँ से सप्तम भाव से हो नहीं रहा है, पर सप्तम भाव से शनि का संबंध जरूर बन रहा है, मंगल का संबंध जरूर बन रहा है। तो जन्म कुंडली के सप्तम स्थान पर शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव अगर पड़ेगा शनि मंगल का, तो यहाँ पे 3 अच्छे ग्रह बैठे हैं। तो न्यायप्रियता दाम्पत्य में भी है, सुंदर नेचर, व्यवहारिक ज्ञान, नैतिकता और सत्य बोलने वाली बात। और इतना ही नहीं, इतनी अच्छी मोरालिटी होती है कि व्यक्ति क्या ही कहें। इसके साथ साथ जो विनम्रता है, जो विनम्रता का भाव है, पूर्व जन्म में जो किया गया पुण्य है वो इस जन्म में भी व्यक्ति को आगे बढ़ाने में सहयोगी साबित हो रहा है। जन्म कुंडली के केंद्र में शनि मंगल बैठे हैं तो व्यक्ति कानून और न्याय की पढ़ाई जानने वाला, तकनीकी विशेषज्ञ होता है, केमिकल को जानने वाला होता है, धरती के अंदर छुपे हुए रहस्यों का पता लगाने वाला सीआईडी या भूगर्भ शास्त्री होता है ना। और कितनी मात्रा में कौन सी दवाई किस पशु को देना है, किस वृक्ष को देना है, किस पौधे को देना है, ये तय करने वाला होता है। समाज को न्याय देने के लिए कितने सारे सिद्धांतों का पालन करना है, किसकी अवहेलना नहीं करनी है, किसका पालन होना आवश्यक है, इन सभी विषयों में व्यक्ति को महारत हासिल होता है। हाँ, केंद्र में शनि मंगल है, इस वजह से जीवन में व्यक्ति के संघर्ष भी रहेंगे, और ये सामान्य संघर्ष रहेगा, कोई ऐसी स्थिरता रहेगी जीवन में, क्योंकि सारे ग्रह जन्म कुंडली में या लग्न जो है वो स्थिर राशि का बना हुआ है, यहाँ पे द्विस्वाभाविक है। इस वजह से दाम्पत्य में कभी कभी खट्टे मीठे संबंध देखने को मिलेंगे, छोटे मोटे संबंध। हालांकि दाम्पत्य में पति पत्नी के बीच के जो संबंध है वो चंद्रमा और बुध के कारण अच्छे हो रहे हैं। यहाँ पे सूर्य है, इस वजह से थोड़ी कड़वाहट है, थोड़ी बहुत दूरी, मतलब भौगोलिक दूरी, विचारों में कभी कभी हेल्दी डिस्कशन होता है। लेकिन यहाँ पे शुक्र और शनि वापस आकर के ससुराल वालों से संबंध अच्छा कर जाते हैं। यहाँ पे केंद्र खाली है, लगभग 3 घर खाली हैं। सप्तम भाव के स्वामी जन्म कुंडली में तीसरे भाव में बैठ करके सप्तम भाव को देख रहे हैं। यहाँ के स्वामी जन्म कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी जब सप्तम भाव को देखेंगे तो दाम्पत्य को टूटने नहीं देंगे, और किसी भी अवस्था में व्यक्ति का दाम्पत्य जैसे ही स्थापित होता है, जैसे ही वो पाणी ग्रहण संस्कार में जाता है, उसकी प्रोग्रेस और आगे बढ़ जाती है। अब मैं इस कुंडली पे ग्रहों पे चर्चा तो करूँगा ही, पर सामान्यतया इस कुंडली पे दशाओं पे पहले चर्चा कर देता हूँ। अभी वर्तमान में राहु की दशा चल रही है, और वो राहु बैठे हैं जन्म कुंडली के शुक्र के साथ 6ठे भाव में। पुरुष की कुंडली है और विषम संख्या की राशि में बैठे हैं। तो पुरुष की कुंडली में विषम संख्या की राशि में भाव के अधिपति के साथ बैठना बहुत उत्तम होगा। और जरा ध्यान से देखें तो इस कुंडली के लग्नेश के साथ 6ठे भाव में बैठे हैं। यहाँ ये राहु मेष राशि में बैठ रहे हैं, यहाँ तुला में बैठे थे, अपने से 7 घर आगे बैठ रहे हैं। दशमांशा चक्र में भी मेष राशि में बैठे हैं। जिस भाव में बैठे उस भाव का अधिपति यहाँ मंगल कन्या राशि में, और यहाँ जिस भाव में बैठे उस भाव का अधिपति यहीं बैठा है। यहाँ जिस भाव में बैठे उस भाव का अधिपति इनसे सन्निकट ही बैठा है। मंगल के प्रभावों के कमज़ोर होने के कारण यहाँ मंगल मानसिक अशांति देंगे कारोबार को लेकर के, यहाँ दाम्पत्य में दूरी देंगे, और यहाँ जब कभी भी राहु की दशा एक्टिव होगी तो मन बुद्धि चित्त में अव्यवस्था, भविष्य को लेकर के शंकाएं, घर से दूर रहने का प्रभाव, और पैसे आने के बावजूद उसको व्यवस्थित न करना, या साथ ही साथ कारोबार को लेकर के बेवजह की चिंताएं व्यक्ति को सताएंगी। और ऐसा कब तक होगा? राहु में शुक्र जब तक नहीं आ जाते हैं, यानी कि 2033, अभी 25-26 चल रहा है, 8 साल कम से कम यह संघर्ष रहेगा। गुरु इस कुंडली के लिए, उसके बाद शुक्र सूर्य चंद्रमा आदि ग्रह सारे फिट हैं और उसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। इस कुंडली में राहु में शनि अभी आने वाले हैं, जो 2026 के दिसंबर से लेकर के 2029 के अक्टूबर तक रहेंगे। उस दशा काल में भी हमें ग्रहों की प्रकृति के आधार पर शनि जन्म कुंडली में व्यवस्था दे रहे हैं और सस्योग भी लगा रहे हैं। पर बात यहाँ ये है कि यहाँ पे ये ग्रह स्थिर राशि में बैठ रहा है और यहाँ पे ये कन्या राशि में जा रहे हैं। इस वजह से राहु में
मंगल और राहु में शनि। शनि यहाँ पे कन्या राशि में, यहाँ चले आ रहे हैं अपनी राशि में। यहाँ पे जो शनि देव हैं वो मिथुन राशि में बैठ रहे हैं। हालांकि ठीक है, पर राहु में शनि, ऐसी कई बार ग्रह की प्रकृति ऐसी होती है कि जब वो महादशा अंतरदशा में ग्रह एक्टिव होंगे तो थोड़ा बहुत डिरेल व्यक्ति के जीवन को करना चाहते हैं। जैसे स्वास्थ्य को लेकर के परेशानी होती है, आलस्य बढ़ता है, इन सभी चीज़ों का प्रभाव हमारे जीवन पे देखने को मिल रहा है। राहु की दशा है, गणेश जी की खूब पूजा करें, सूर्य को अर्घ दें, आत्मविश्वास की वृद्धि के लिए नियमित दिनचर्या का पालन करें। इसके अतिरिक्त आदित्याय नमः का जप करें, ओम अदभ्यो नमः इस मंत्र का जप करें और लाल चंदन की माला गले में धारण करें। सूर्य को नित्य अर्घ देने के साथ साथ अगर हो सके तो अपने आप को गुरु दीक्षा से युक्त करें और गुरु मंत्र का जप निश्चित रूप से करें। पीपल के वृक्ष की परिक्रमा, 3 मुखी रुद्राक्ष और गले में लाल चंदन की माला और एक लाजवर्त, ये निश्चित रूप से अपने जीवन में धारण करें। इन सभी रत्नों का आपको फायदा होगा। गुरु आने वाले हैं 2040 में, मतलब 2039 के नवंबर के बाद, और वो गुरु आपकी कुंडली में धन, मान, ऑटो पायलट मोड में कार्यक्रम चला जाता है जीवन का, और एकादशवें दशमांशा चक्र में दशम भाव के स्वामी होकर के तीसरे भाव में, दशम भाव में स्वग्रही शनि दशम भाव के अधिपति होकर के तीसरे भाव में और राहु से दृष्ट हैं। तो जरा ध्यान से देखें तो जो गुरु की दशा चल रही है वो व्यक्ति को निश्चिंतता देगी। राहु की दशा में एंड होते होते व्यक्ति के जीवन में जितनी भी समस्या है वो लगभग समाप्त हो जाएगी। वैसे जीवन में समस्या कभी समाप्त होती नहीं है, पर जो जिम्मेदारियों का बोझ है वो, या जो असुरक्षा का भाव है वो राहु की दशा तक रहेगा। और जैसे राहु में शुक्र के बाद की दशा है, शुक्र के बाद सूर्य आदि ग्रह चलेंगे, उसके बाद व्यक्ति के जीवन में स्थिरता आएगी और वो निश्चित रूप से संदेह की स्थिति से मुक्त अपने आप को कर लेगा। और गुरु की दशा में मांगलिक कृत्य हो, अच्छी जगह पे यात्रा हो, थोड़ा सा व्यक्ति छुट्टी मनाता है, थोड़ा निश्चिंत होता है, बच्चों के ऊपर थोड़ा फोकस बढ़ाता है और अपनी जिम्मेदारियों का वहन करता है। तो ये गुरु की दशा में होगा। शनि जो हैं इस कुंडली में अगर आप ध्यान से समझेंगे तो 2055 के बाद आएंगे। उतनी सबसे पहले तो मेरी दृष्टि नहीं है, और अगर मैं कुछ देख भी पा रहा हूँ तो शनि की दशा इस कुंडली के लिए थोड़ा बहुत मानसिक व्यय करेगी। कारोबार के लिए ये आपको अनुशासित करेंगे और भाग्य का सुख देंगे, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी होकर के मित्र की राशि में बैठे हैं, जहाँ के अधिपति छठे भाव में। शनि में बुध कभी कभी खटपट करेंगे, पर सामान्यतया संतान के लिए शनि की दशा लाभान्वित करेगी। संतति उस समय दूर रहेगी, थोड़ा अकेलापन होगा। उसी शनि की दशा में अगर मैं बात करता हूँ तो भवन, भूमि, वाहन, अच्छा वाहन, इन सभी चीज़ों का सुख बढ़ेगा। भाग्य का बल ठीक होगा, पर हड्डियों की परेशानी परेशान करेंगी और कई बार व्यक्ति में अवस्था के अच्छे होने के बावजूद व्यक्ति की कामुकता समाप्त नहीं होगी। इतना ही नहीं, उस शनि की महादशा में जब कभी भी राहु, केतु और चंद्रमा की दशा चलेगी तो मानसिक भ्रम बढ़ेगा, और उस शनि की दशा में व्यक्ति के पूजा पाठ के बल को कमज़ोर होते हुए भी देख रहा हूँ, पर एकाकीपन की स्थिति तो निश्चित रूप से बनी रहेगी। ये शनि की दशा आपको मेहनत कराएगी। उस समय थोड़ा बहुत अक्खड़पन रहेगा, थोड़ा उदासीनता स्वभाव में जैसे कि शनि देते हैं, और कभी कभी पेट से संबंधित परेशानी भी देंगे। हो सकता है कि उस दौरान डॉक्टरों के पास आना जाना लग जाए और उस समय अवस्था भी काफ़ी हो जाएगी। तो इस हिसाब से शनि आपकी कुंडली में परिणाम करेंगे। और मैं समझता हूँ कि एक पक्ष और भी होगा जो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। शनि का जो अंश बल है वो आपकी कुंडली में 12 अंश के हैं और मातृकारक ग्रह बन रहे हैं। इस वजह से ये ग्रह आपकी कुंडली में 100% परिणाम करेगा। जन्म कुंडली का योग कारक ग्रह अगर नवांश चक्र में स्वग्रही है, मित्र के साथ बैठा है, किसी पाप ग्रह का कोई प्रभाव नवांश चक्र में नहीं है। यहाँ पे जन्म कुंडली में योग कारक हैं शनि, स्वग्रही बैठे हैं, यहाँ पे मित्र के साथ अपनी राशि में बैठे हैं, किसी पापग्रह का कोई संपर्क नहीं है। इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा शनि की दशा में डरना नहीं है, अपितु हमें उनके बेसिक नेचर से अपने आप को बचा के रखना है। बेसिक नेचर क्या है? कर्कशता, कठोर, जिद्द, हठ और किसी की बात को समझना नहीं, थोड़ा अन्याय कर लेना या कई बार आलस्य कर लेना, कई बार थोड़ा रूखा सूखा व्यवहार कर देना, अकेलेपन में जाना, आइसोलेट हो जाना, इस तरीके की चीज़ें शनि की दशा पर अभी से ही आपको लाजवर धारण करना चाहिए। और निश्चित रूप से गुरु की दशा में आप अगर चाहें तो सफ़ेद पुखराज आपको सबसे ज़्यादा फायदा करेगा। दिन आपकी कुंडली के लिए शुक्रवार और बुधवार का अच्छा रहेगा। अंक आपकी कुंडली के लिए 3 और 6 अच्छे रहेंगे। नक्षत्र जिसमें आप दान कर सकते हैं वो पूर्वाषाढ़ा है, बाकी अनुराधा है, स्वाति है, विशाखा है, भरणी है, रोहिणी है और श्रवण है। ये सब नक्षत्र किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत उत्तम रहेंगे। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली कहीं भी जा सकती है, जिसमें पूरब दिशा सबसे ज़्यादा अच्छा है। जिस भवन में आप निवास करना चाहते हैं उसका मुख अगर मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु उत्तर दिशा के मकान में अगर रहे तो बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब फ्रंट जो है वो उत्तर की तरफ हो। मैं थोड़ी सी चर्चा ग्रहों पे कर लेता हूँ।
जिसमें वो किस नक्षत्र में बैठे हैं इस बात को समझते हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और कुंडली में मैं कुछ राजयोगों पे आपको ध्यान लेके आऊँगा आपका, और उसके बाद ग्रहों के नक्षत्र पे। तो सबसे पहले नक्षत्र पे चर्चा करते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। सूर्य 19 अंश के 18 कला के ज्येष्ठा नक्षत्र में, और वो जो बुध बैठे हैं वो वहीं बैठे हैं। दूसरी बात है कि सूर्य की युति गुरु और बुध के साथ हो रही है, जो तीनों ग्रह व्यक्ति को शुद्ध और चैतन्य बना रहे हैं। सूर्य जब ज्येष्ठा नक्षत्र में रहेंगे और जब कभी भी सूर्य की दशा आएगी तो व्यक्ति के ऊपर निर्णय लेने में कंफ्यूज होने का दबाव होगा, मतलब वो निर्णय लेने में उसको दिक्कत होगी। हालांकि फिर भी उस परेशानी से व्यक्ति अपने आप को जल्दी ही मुक्त करना चाहेगा। जब कभी भी अंतर्दशा में सूर्य आएंगे तो हो सकता है कि थोड़े बहुत स्थान परिवर्तन के योग बने और पेट से संबंधित समस्या भी व्यक्ति को सामने आ सकती है। चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, जो दाद खाज खुजली और रैसेज आना, मन का एकाग्र न होना, बेवजह की व्यर्थ चिंता में व्यक्ति का मन समाया रहता है, व्यक्ति को निश्चित रूप से शीत जनित बीमारियां परेशान करती हैं। और इस कारण से हमें जितना ज़्यादा हो सके अपने शरीर को एक्टिव रखने की आवश्यकता होगी। मंगलदेव जन्म कुंडली में मघा नक्षत्र में बैठे हैं 4 अंश के और दारकारक हो रहे हैं। नौमांश कुंडली में वो भवन भूमि वाहन आदि का सुख देते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि दशमांशा चक्र में वो लगभग नौकरी और सरकारी नौकरी, सरकारी स्थानों से, सरकारी क्षेत्रों से धन कमाने वाला या जीवन चलाने वाला बना रहे हैं। जबकि मंगलदेव चतुर्थ स्थान में बैठे हैं तो कई बार मानसिक अव्यवस्था, नींद और अनिद्रा की समस्या, मतलब नींद ना आना यानी कि अनिद्रा की समस्या, और कई बार बेवजह घर में कलह का वातावरण पैदा करना, बेवजह की बातों से अपना मन खराब करना, ऐसा मंगल को करते हुए देखा जा रहा है। मंगल को भूदेव कहा गया है। इस स्थिति को ठीक करने के लिए अगर हो सके तो अपने भवन की, घर की सफाई खुद से करें। नित्य झाड़ू पोछा स्वयं से लगाया करें। घर से बाहर निकलते समय एक घी का दीपक जला करके तब घर से बाहर निकले। बुधदेव जन्म कुंडली में अनुराधा नक्षत्र में तकनीक को समझने में मदद करेंगे। इतना ही नहीं, व्यक्ति को विनय संपन्न और बहुत सारी भाषाएं और याद करने में मेमोरी अच्छी होती है व्यक्ति की, ये बात भी पक्की है। बुध के ऊपर मंगल और शनि की दृष्टि के कारण बुध लगभग थोड़ी बहुत कमजोरी की अवस्था में जाएंगे। इस वजह से जब कभी भी बुध में मंगल और शनि की दशा आएगी तो व्यक्ति को भ्रम और वात पित्त कफ अनियंत्रित होने का खतरा बढ़ेगा। मतलब राहु में बुध, बुध में शनि, या राहु में बुध, बुध में मंगल। तो इस वजह से हमें उस समय अपनी दिनचर्या को और अपनी व्यवस्थाओं पे फोकस बढ़ाने की आवश्यकता होगी। उसके बाद अगर देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति व्यक्ति को पूर्व काल में भी राजा बना रहे थे। पूर्व काल में भी व्यक्ति ने धर्म किया है, इस जन्म में भी उसी धर्म को पालन करने के लिए उसका जन्म हुआ है। साथ ही साथ इस जन्म में भी व्यक्ति नौकरी कर रहा है, अगले जन्म में, पिछले जन्म में भी व्यक्ति नौकरी करने वाला था। और निश्चित रूप से यहाँ एक नहीं कई तरीके से व्यक्ति की कुंडली में मोक्ष योग भी लगा हुआ है। व्यक्ति की आत्मा चंद्रमा के प्रभाव के कारण 24 अंश के बैठे हैं, इस वजह से वो तृतीय दृष्काण में जाएंगे। इसका अर्थ होगा कि वो सिंह राशि में बैठेंगे। दृष्काण चक्र में चंद्रमा जो है वो सिंह राशि में जाएंगे, सूर्य की राशि में जाएंगे दृष्काण में। इस कारण से यहाँ पे व्यक्ति पितरलोक की तरफ यात्रा करता हुआ नजर आ रहा है मृत्यु के बाद, पर आने का योग व्यक्ति की कुंडली में बहुत अच्छा है। यहाँ पे शुक्रदेव व्यक्ति को समस्या को समझने में माहिर बना रहे हैं और डिप्लोमेसी भी सिखा रहे हैं। तकनीकी जानकारी, मंगल पे बुध का असर या बुध और मंगल का संबंध, जैसे मंगल ने बुध को देखा है, इस वजह से व्यक्ति क्रिएटिव माइंडसेट का होता है। देवगुरु बृहस्पति ठीक है, 5 अंश 20 कला के शनि और मंगल के संपर्क में है तो लगभग प्रभाव रहेगा उनके ऊपर पापक का। इस कारण से देवगुरु बृहस्पति, हालांकि नवांश चक्र में उनके ऊपर मंगल और राहु का संबंध बन रहा है, इस वजह से जब कभी भी गुरु की महादशा में राहु मंगल एक्टिव होंगे तो थोड़ी बहुत परेशानी गुरु की दशा में स्वास्थ्य और पेट से संबंधित समस्या देने वाली हो सकती है। साथ ही साथ थोड़े बहुत कारोबार में मतभेद भी दिखाई दे रहा है, पर यह बहुत छोटी बात होगी। मतलब इस समय छोटा होगा, गुरु में शनि, गुरु में राहु आएंगे तब ऐसा होगा, थोड़ा बहुत गुरु का संघर्ष बढ़ जाएगा। शुक्रदेव आपकी कुंडली में 100% बहुत अच्छे हैं। वो अपनी दशा काल में धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, ज्ञान, सुख, ऐश्वर्य, संतान, दाम्पत्य, विवाह, समाज में प्रतिष्ठा, अच्छा पद, अच्छा प्रमोशन, सारी चीज़ें दे सकते हैं, उनके पास ऐसी योग्यता है। उसके बाद शनिदेव आपकी कुंडली में थोड़ा बहुत व्यय देंगे। मैंने कहा है उनकी दशा काल में थोड़ा बहुत स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, जिसमें पेट ज़्यादा है। सामाजिकता अच्छी है, न्यायप्रियता अच्छी है। मंगल और शनि का संबंध जन्म कुंडली के दशम स्थान से बन रहा है, इस वजह से व्यक्ति कारोबार को लेकर के बहुत ही ज़्यादा सजग है और पॉजिटिव
नेचर वाला है। राहु जन्म कुंडली के भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं, हालांकि वो लगभग आपके जीवन में थोड़ी बहुत समस्या देने वाले बने, पर फिर भी मैं बात करता हूँ, फिर भी जितनी समस्या वो दे सकते थे उतना वो नहीं देंगे, क्योंकि भाव के स्वामी के साथ बैठे हैं। ये आपकी कुंडली का प्रभाव रहा। उसके बाद गुरु की दृष्टि सूर्य और बुध की दृष्टि के साथ जन्म कुंडली में लग्नेश के ऊपर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है। शुक्र और चंद्रमा का संबंध व्यक्ति को लाभान्वित करेगा। चंद्रमा से तीसरे घर के शनि व्यक्ति को पराक्रमी बनाएंगे। चंद्रमा से पंचम भाव के केतु व्यक्ति को अनुभवी बनाएंगे। चंद्रमा से नवम स्थान के मंगल व्यक्ति को भाग्यशाली बनाएंगे। चंद्रमा से दशम स्थान के शुक्रदेव दाम्पत्य सुंदर रखेंगे। चंद्रमा से दशम स्थान के राहु व्यक्ति को घर से थोड़ी दूरी लेके जाएंगे। चंद्रमा से 12वें घर में गुरु व्यक्ति को जिद्दी और अपने मन का करने वाला बनाएंगे। चंद्रमा से बुध 12वें भाव में व्यक्ति के धन का संचयन करने में व्यक्ति को दिक्कत देंगे। और चंद्रमा से 12वें भाव में सूर्य कई बार बहुत अच्छा पराक्रम करने के बाद, बहुत अच्छी मेहनत, पॉजिटिव मेहनत करने के बाद भी उसका परिणाम थोड़ा कमजोर सा मिलेगा। ये आपकी कुंडली है। दशमांशा चक्र में अगर शनि यहाँ नहीं बैठे होते तो कुंडली में और कमजोरी बढ़ जाती। यहाँ मंगल कमजोरी कर रहे हैं और जन्म कुंडली में सूर्य और शुक्र रिसर्च में फोकस बढ़ाने में संशय कर रहे हैं। यहाँ बुधदेव जन्म कुंडली में बैठे, इस वजह से कारोबार में थोड़े बहुत संशयात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे, या हो सकता है कि व्यक्ति के जीवन में थोड़ी बहुत आलस्य, प्रभाव, प्रमाद की बनी रहे। यहाँ गुरु और चंद्रमा आपको सोफिस्टिकेशन दे रहे हैं और एक अच्छा नेचर दे रहे हैं, भाग्य का सुख दे रहे हैं और आपके कारोबार को आगे बढ़ाने में उनकी मदद मिलेगी। क्लियर है? व्यक्तित्व ठीक है, वाणी ठीक है, पराक्रम और बढ़ा सकते हैं, हमारे घर का सुख हमें बहुत अच्छा मिलेगा और ये कुंडली 1,00,000% निश्चित रूप से सफल होगी, चाहे जिस भी लक्ष्य का निर्धारण इस कुंडली ने कर रखा है। क्योंकि मैं जितना भी भाव देख रहा हूँ, किसी भी भाव में कम अंक नहीं मिले हैं। मतलब लग्न, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, तृतीय भाव को थोड़ा कमजोर, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, उसके बाद नवम, दशम, दशम, एकादश और दशम और एकादश, मतलब लाभ तो जीवन का बहुत ही अच्छा है। 12वें भाव के अधिपति जन्म कुंडली में, 11वें भाव के अधिपति 11वें भाव को देख रहे हैं। 11वें भाव के स्वामी जन्म कुंडली में जो मंगल हैं उसके तुरंत ही योग बने हैं, नजदीक हैं 11वें भाव का स्वामी। तो कुल मिलाकर के थोड़ी बहुत चिंता मंगल जरूर दे रहे हैं, पर फिर भी 11वें भाव का स्वामी लग्न कुंडली में देख रहा है। इस वजह से आपकी जो भी इच्छाएं हैं और उत्कट इच्छा चाहे जितनी भी हो, व्यक्ति उसको प्राप्त करने में सफल होगा। कोर्ट केस कचहरी के मामले इस कुंडली में थोड़े बहुत दिखाई दे रहे हैं। इस वजह से हमें उससे दूर रहना चाहिए कि आपके ऊपर कोई एलिगेशन ना लग जाए, इसका ध्यान रखना होगा। और ये कब होगा? जब कभी भी शनि, मंगल, राहु, केतु एक साथ एक्टिव होंगे। क्लियर है? तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।